नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलेंगे अपने कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो हमने कल डिस्कस किया था, टी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं। द बी विकल्प सही हो जाता है। मंत्रिमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, जी नहीं, राष्ट्रपति करता है, हमने डिस्कस किया था। इसके सदस्य केवल निचले सदन से हो सकते हैं, ऐसा कोई ही नहीं है। राज्यसभा से भी मंत्री हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं, आपको पता होगा। इनकी अधिकतम संख्या दोनों सदनों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो दोनों सदनों की नहीं बल्कि निचले सदन की, यानी अगर केंद्र की बात है तो केवल लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके सदस्य सदन के बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बस शर्त यह है कि 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसमें बी विकल्प यानी केवल 4 सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की विषय वस्तु क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन संबंधी अधिकार। जी बिल्कुल ये सही है। समता का अधिकार तो आपका देखिए 14 में आ जाता है और पूरा पहला से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील, ए विकल्प सही जाता है। तो ये था ये थे कल के प्रश्न। आज हम चलेंगे द हिंदू समाचार पत्र की तरफ 1 मई के। सबसे पहली खबर, रिकवरी रेट राइजेस टू 25% सेज गवर्नमेंट। तो लगभग 25% लोग रिकवर कर रहे हैं कोविड केसेस में। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने बात कही है। और अगली न्यूज है, मार्च कोर सेक्टर आउटपुट स्लम्स 6.5%। तो जो कोर सेक्टर आउटपुट है उसमें लगभग 6.5% की गिरावट देखी गई है। तो कोर सेक्टर क्या होता है चीज़ जानेंगे हम। किसी अर्थव्यवस्था का जो आधारभूत सेक्टर होता है, जैसे कि उदाहरण तौर पे हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है निर्धारित की गई हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील और सीमेंट। तो ये 8 चीज़ें, विद्युत, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट। तो ये 8 इंडस्ट्री हमारी जो है कोर सेक्टर बताई गई हैं हमारे इसके लिए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो आधारभूत इंडस्ट्री हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील है आपका, तो ये क्या है, मतलब कि जैसे सारी मशीनें आयरन स्टील बनेंगी। या पेट्रोलियम आप कल्पना कीजिए, बिना पेट्रोलियम के आपकी कोई अर्थव्यवस्था संभव है? वर्तमान समय में नहीं संभव है। तो कोर सेक्टर मतलब जो आधारभूत संरचना तैयार करती है वो सेक्टर्स। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो ये CSO द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है मंथली डाटा, यानी हर मंथ में ये डाटा रिलीज किया जाता है। इससे क्या पता चल जाता है किसी अर्थव्यवस्था की, खासकर ये हमारे यहाँ रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यानी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ का औद्योगिक उत्पादन कितना हो रहा है, तो उसका एक सूचकांक है। तो इसमें 40% जो वेटेज रहता है वो कोर इंडस्ट्रीज़ का रहता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी है हमने अभी देखा है। तो ये कहा गया है कि जो कोर सेक्टर आउटपुट है, कोर सेक्टर का उत्पादन है, उसमें लगभग 6.5% की गिरावट देखी गई है। तो आपको जानने की आवश्यकता है यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। ये हमारे औद्योगिक क्षमता का सूचकांक है। कौन रिलीज करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का 40% वेटेज है इसमें। और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता थी। अगली न्यूज हमारी देखिए, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट गेट्स पैनल नोड। तो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बात है, तो उसको पैनल ने अप्रूवल दे दिया है। तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको हमने डिस्कस भी किया था, सेंट्रल विस्टा बात की गई है। तो ये चीज़ था। आइकन ऑफ रोमांस टेक्स अ फाइनल ब्लो। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, बॉलीवुड के महान व्यक्ति जो है आपके ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया। तो वो ल्यूकीमिया से ग्रसित थे। ल्यूकीमिया क्या है आपको जानना चाहिए। तो ल्यूकीमिया में क्या होता है, जो WBCs होती हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स, उनका जो है नई ये वो होता है, तो वो नहीं बनती हैं। तो क्या होता है इससे, जब WBC क्या काम करता है, हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि वो वॉरियर है हमारे शरीर की, और जब वो WBC नहीं बनेगी तो प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमज़ोर हो जाती है और हम साधारण सी बीमारी से भी लड़ने में असफल होते हैं। तो एक ब्लड कैंसर इसको कह सकते हैं आप। तो ब्लड कैंसर से ग्रसित थे वो। एप्लीकेशन डेट फॉर JNU एग्ज़ाम एक्सटेंडेड। JNU एग्ज़ाम के लिए जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ा दी गई है। निकन लॉन्चेस ऑनलाइन फोटोग्राफी क्लासेस। तो ये जो भी मतलब आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, वो निकन ने जो कैमरा ब्रांड है, उसने ऑनलाइन फोटोग्राफी क्लासेस लॉन्च की है। तो उसकी वेबसाइट पे भी चल रहे हैं, जो भी फोटोग्राफी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जाके वहाँ पर देख सकते हैं।
अगली न्यूज़ है, ये सब लोकल न्यूज़ है। अगली न्यूज़ आपकी जो है, गवर्नर्स रूल इन बीटीएडी में इम्पैक्ट असम अलायंस गवर्नमेंट। तो बीटीएडी यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ये हमने डिस्कस किया था कि असम में ये एक ऑटोनॉमस रीजन है, एक स्वायत्त क्षेत्र है असम में, जिसमें खास करके बोडो जनजातियों को अपने स्वशासन की अनुमति दी गई है। तो अभी बोडो एग्रीमेंट भी 2020 में हुआ था, तो इसको हमने डिस्कस भी किया है अच्छे से पिछले वीडियो में, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। ये कहाँ पर है? असम में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में जो 4 ज़िले हैं और भूटान से सटे हुए, तो वो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है, ऑर्डिनेंस ऑन सैलरी गेट्स गवर्नर्स नोट। तो जैसे कि हम जानते हैं, केरला जो है 6 दिनों की सैलरी कट करने का प्लान कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मतलब उसको जो है उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये उचित नहीं है। तो वो अब क्या है, उसने अध्यादेश का रास्ता चुना है। तो अध्यादेश यानी क्या होता है, जब सदन कार्यवाही में ना हो तो कोई भी कानून बनाना संभव नहीं है, तो उस समय गवर्नर को राज्य में और राष्ट्रपति को केंद्र में शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका उतना ही प्रभाव होगा जो किसी सदन द्वारा लाए गए विधान का होगा। तो गवर्नर अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश बना सकता है और राष्ट्रपति 123 के तहत। तो अब जो वहाँ के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये चीज़ बात की गई है। तो आपको अध्यादेश जानने की आवश्यकता है, अध्यादेश की शक्ति कहाँ से मिलती है। माइनर फायर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी आग लगी थी, इसको फिलहाल बुझा लिया गया। तो महत्व की हमारी बात यह है कि श्रीहरिकोटा पर है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये चीज़ महत्व की बात है आपके। अगली न्यूज़ ये आपका एडिटोरियल है, इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ आपकी है, स्पेंड 65,000 करोड़ फॉर पुअर राजन। जो रघुराम राजन जी हैं, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है जो नेता है राहुल गांधी जी, इन दोनों लोगों ने वीडियो चैट किए थे, उसमें कुछ सुझाव दिए थे जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। तो जैसे उसमें बोला है कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो माइग्रेंट्स हैं और जो सबसे निचले तबके के लोग हैं। और बात की है टेम्परेरी राशन कार्ड की, अस्थायी राशन कार्ड की, और जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से भी इनको लाभ मुहैया कराया जाए। ये चीज़ें बात सुझाव दी है उन्होंने। और अगली न्यूज़ है, अपील टास्क फॉर उड़ीसा टू स्केल अप रूरल जॉब्स। तो जैसे उड़ीसा देखिए हमने डिस्कस किया था, काफ़ी ग्रामीण और थोड़ा पिछड़ा स्टेट है। तो उसमें जो था, ज़्यादातर लोग दूसरे प्रदेशों में जाके कार्य करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स अब आ रहे हैं, तो उनको फिर लिवलीहुड, उनको जीवन यापन के अवसर की आवश्यकता है। तो अभी उन पर प्रेशर बढ़ गया है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 गुना तक MG नरेगा में काम बढ़ाया जाए। अगली न्यूज़ है, EC वेग, इलेक्शन कमीशन वेग ऑन RTI आस्किंग इफ जम्मू कश्मीर इज इन इलेक्ट्रल कॉलेज। तो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने RTI का प्रयोग करते हुए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग करते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा था कि जो राष्ट्रपति महोदय का इलेक्ट्रल कॉलेज होगा, इलेक्ट्रल कॉलेज मतलब कौन चुनता है, उसमें क्या जम्मू कश्मीर की जो नवगठित यूनियन टेरिटरी है उसका भी उसमें भी शामिल होगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, आपको पता है। तो उसमें जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, यहाँ पे देखो दोनों ये जो है आपकी राज्य तो नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं। तो जो हमारी जो अभी जम्मू कश्मीर को बांट कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो उसमें जो जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो है विधानसभा होगी, ऐसा प्रावधान है। तो यही उसने स्पष्टता मांगा था उस RTI व्यक्ति जिसने RTI डाली थी। तो उसने बोला था कि क्या जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी उसको भी राष्ट्रपति का चुनने का अधिकार होगा। तो उसमें थोड़ा अस्पष्ट उत्तर दिया है। उन्होंने बोला है कि आप आर्टिकल 54 को रेफर करिए इन संबंध में। और आर्टिकल 54 में केवल अभी सभी राज्यों का और केवल जो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा की बात की गई, उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा का कोई जिक्र नहीं है। अगली न्यूज़ है, एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कैट टू जम्मू एंड कश्मीर अपोज्ड। तो कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल। तो ये क्या होता है आप देख लेते हैं पहले, उसके बाद न्यूज़ समझेंगे हम। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब कि उन सभी मामले जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जैसे कि आपका देखिए जो भी लोग सभी
सिविल सेवा के लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केंद्र या किसी जो है केंद्र शासित प्रदेश के सिविल सेवा में जो है नियुक्त किया गया हो, या कोई सिविल व्यक्ति जो कोई डिफेंस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया हो, जैसे कि रक्षा सलाहकार हो गए या सब जो ये हो गए, जैसे अजीत डोभाल जी हैं हमारे NSA हैं, तो ये सिविल व्यक्ति हैं लेकिन रक्षा पोस्ट पर वो किए गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से संबंधित मामलों में अगर कोई इन पर आरोप आता है, कोई भी जो है इन पर केस चलता है, तो वो केस न्यायालय में न चल के बल्कि उसके लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल बनाया गया है, उससे हम कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल। तो इन सब मामलों को जो है CAT कैट देखता है। तो अब देखेंगे क्या न्यूज़ है आपकी ये कि जो कैट का अधिकार क्षेत्र है अब उसको बढ़ाकर जम्मू कश्मीर में भी कर दिया गया, यानी अब जो जम्मू कश्मीर के भी सिविल सेवक होंगे या जम्मू कश्मीर के भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उन सब पर लागू होगा। तो इस बात का विरोध किया गया है जम्मू कश्मीर के जो है लोगों द्वारा। तो ये बात कही। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि CAT क्या है। CAT हमने डिस्कस किया था किसके जैसे, यानी कुछ सेवाओं में जो भी कुछ इनसे संबंधित मुद्दे होंगे तो उनकी जाँच करेगा। अब देखेंगे इनकी CAT के अधिकार क्षेत्र से कौन कौन बाहर हैं। तो जो भी रक्षा संबंधी बल हैं, रक्षा बल हो गए या डिफेंस फोर्सेज हैं, वो सब उन सब संबंधित मामलों पर ये जांच नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ पे और पार्लियामेंट के सेक्रेटेरियल स्टाफ पे इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के मामलों की जांच नहीं कर सकती है और पार्लियामेंट के जो भी सेक्रेटरी स्टाफ है उस पर जाँच नहीं कर सकती है। और ये इसके पास जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसके पास सिविल कोर्ट की अथॉरिटी है, सिविल कोर्ट के जैसा ही अधिकार होगा, लेकिन इस सिविल कोर्ट के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाधित नहीं होगी, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के आधार पर निर्णय देगी, यानी कि उचित अनुचित जो इसे लगेगा, कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बाउंड प्रोसीजर नहीं कि आप एविडेंस लाइए, ये करिए वो करिए। तो ये नॉर्मली जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्णय देगी। और एक बात और, जैसे इससे अगर निर्णय मिलता है, जो निर्णय सुनाती है, तो उसको क्या अपील किया जा सकता है, तो बिल्कुल अपील किया जा सकता है उसका, लेकिन हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं इसके निर्णय के खिलाफ। तो ये चीज़ थी आपका CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल संबंधित। अगली न्यूज़, GI टैग टू मणिपुरी ब्लैक राइस एंड गोरखपुर टेराकोटा। तो मणिपुर में एक काले रंग के धान की प्रजाति होती है, चकहाओ बोलते हैं उसे, तो उसको GI टैग मिला है। और गोरखपुर में टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, जैसे कि आप समझिए कि गीली मिट्टी के बर्तन बना के उसको पका दिया जाता है, तो उसे टेराकोटा बोलते हैं। तो गोरखपुर में जो भी मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की कलाकृतियाँ जो है निर्मित होती हैं, इनको दोनों को GI टैग मिला है। तो GI टैग क्या होता है, हम चीज़ कई बार हमने डिस्कस किया, फिर एक बार देखेंगे। तो GI टैग क्या है, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि व्यापार संबंधी के लिए आपको विशेषाधिकार मिलेगा, या किसी देश का कोई भी व्यापार उस पर विशेषाधिकार कॉपीराइट जैसा ही होता है, इसमें कई सारे अधिकार हैं। तो उस जैसे कॉपीराइट हो गया आपका, उसी प्रकार GI टैग भी इसमें है। तो इसी के अंतर्गत भारत ने जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लागू किया था, जिसके तहत GI टैग जो है प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहला GI टैग पाने वाला कौन सी वस्तु थी भारत में, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की जो चाय है सबसे पहली वस्तु थी जिसको GI टैग मिला था। तो अभी किसको मिला है, मणिपुरी ब्लैक राइस को और गोरखपुर टेराकोटा को। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। तो GI टैग क्या होता है, GI टैग मतलब कि कोई वस्तु का महत्व, विशेष महत्व की हो, और उस वस्तु का महत्व उसकी जो है भौगोलिक स्थान से हो संबंधित, तो इसलिए उसको GI टैग दिया जाता है। अगली न्यूज़ आपकी है, ओमान जॉब्स कट्स नॉट इंडियन स्पेसिफिक सेंटर। तो ओमान जो है, ओमान आपका एक खाड़ी देश है, जिसको आप मानचित्र पर देख लीजिएगा, इसके अड़ोसी पड़ोसी देशों को आप देख लीजिएगा। तो न्यूज़ आपकी ये है कि केंद्र ने कहा है, ओमान ने जो जॉब कट की, यानी कि अपने जो सरकारी उद्यम थे उसमें से जो है नौकरियों को कम किया है, काफ़ी लोगों की छटनी की है। तो इसमें केंद्र ने स्पष्ट दिया है कि कोई भारत के खिलाफ ये भेदभाव नहीं हुआ है, ये आर्थिक मंदी के तहत जो है पूरे मायने पे बड़े स्केल पे जो है जॉब कट की गई है, ये चीज़ कहा गया है। अगली न्यूज़ है, एक्टिविस्ट सीक टेस्टिंग ऑफ गंगा वाटर फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो कुछ लोगों ने जो है अपील की है कि जल शक्ति मंत्रालय से कि ICMR में गंगा जल भेजा जाए, गंगा का पानी भेजा जाए और टेस्ट किया जाए कि इसमें एंटीबैक्टीरियल पावर है और ये शायद कोविड से लड़ने में मदद कर सकता है। तो फिलहाल ये बहुत कम ही संभावना है कि कोई सत्य है, लेकिन कुछ लोगों की आस्थाएँ हैं और हमारे लिए न्यूज़ थी, तो इसलिए हमने देख लिया इसको।
अगली न्यूज आपकी इंटरनेशनल जगत से है, तो इसमें सबसे पहले ये साउथ कोरिया लीड्स वायरस सक्सेस विथ नो न्यू केस। तो साउथ कोरिया में कोई भी नया केस नहीं आया, तो काफ़ी सफलता रही, इसका जिक्र हुआ है। 11,000 फ्यूअर डेथ्स इन यूरोप ड्यू टू ड्रॉप इन पोल्यूशन लेवल। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है और प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है। तो 11,000 यानी 11,000 कम मौतें होंगी इस वर्ष। तो ये काफ़ी अच्छी खबर थी, मतलब यूरोप के क्षेत्र में, नहीं तो अन्यथा सामान्य वर्षों में लगभग 11,000 अधिक मौतें होती हैं इस समय। तो प्रदूषण स्तर में कमी की वजह से 11,000 मौतें लगभग कम होंगी। तो ये काफ़ी सुअवसर भी, कोविड ने थोड़ा सा राहत भी दी है, हालांकि नुकसान ज़्यादा कर रहा है। जल्दी से हम इस समस्या से उभरें। जर्मनी एक्सटेंड्स बैन ऑन हिजबुल्ला। जर्मनी ने हिजबुल्ला संगठन पर प्रतिबंध जो है लगाया। तो हिजबुल्ला संगठन क्या है हम जानेंगे। हिजबुल्ला एक जो है राजनीतिक संगठन है जिसका आधार आपका लेबनान है। लेबनान कहाँ है इसको आपको मानचित्र में देख लेना चाहिए, उसके आसपास सराउंडिंग कंट्रीज़ को भी आपको नज़र मार लेना चाहिए। तो ये एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन जो है शिया राजनीतिक संगठन है। और लेकिन एक चीज़ और है कि ये कुछ उग्रवादी गतिविधियों में भी संलिप्त रहता है, तो इसलिए इस पर काफ़ी चर्चा में भी रहता है। आप इसको ध्यान देते हैं। हिजबुल्ला शब्द कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्नों में, हिजबुल्ला इज़ रिलेटेड टू, हिजबुल्ला किससे संबंधित, तो ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस इज पुलिंग मिलियंस बैक इन पॉवर्टी। तो जो मतलब आंकड़े, वैश्विक आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से 10 लाखों मतलब लाखों लोग जो है वापस पुनः जो है गरीबी में आ रहे हैं, गरीबी के जाल में फंस रहे हैं। अगली न्यूज है, रूपी गेंस फॉर द 4th स्ट्रेट सेशन। तो चौथे सत्र में रुपया मजबूत हुआ है, यानी कि लगभग जो है देखिए, जैसे आप जान रहे हैं कि क्यों मजबूत हुआ है इसको हम जानेंगे। तो यह रुपये का भी जो वैल्यू होता है डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड रहती है। हमारे यहाँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, यानी कि हम मैनेज नहीं करते हैं तो फ्लोट करता रहता है, यानी डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड रहता है। जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसका मांग, जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी कई चीज़ें हुई हैं। देखिए कुछ तो, एक तो फेसबुक जियो डील की बात हुई और इन्वेस्टमेंट भी आई है, और उसके साथ ही जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक जो अमेरिका के केंद्रीय बैंकों से फेडरल बैंक बोलते हैं, उसने भी पॉलिसी रेट जो है रिवाइज़ करने की बात की, यानी कि जैसे हम लोग के यहाँ रेपो रेट होती है वैसे वहाँ पे उसने भी रेट रिवाइज करने की बात कही है। तो आर्थिक मंदी के तहत अब वो लोग भी पैसे को अपने मार्केट में उतारने का प्रयास करेंगे, यानी कि सस्ते दरों में जो है जो उपलब्ध कराएंगे पैसा। तो जो इन्वेस्टर्स रहेंगे जब सस्ते दरों में पैसा उपलब्ध कराएंगे, यानी उनको ज़्यादा ब्याज वहाँ की मार्केट में नहीं मिलेगा, तो वो नई और जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जो है निवेश करने का सोचेंगे। तो इससे भारत में निवेश की संभावना बढ़ी है, तो भारतीय रुपयों की जब मांग बढ़ी है तो इसी की वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। ये चीज़ न्यूज़ थी। और अगली न्यूज़ आपकी फ़िलहाल इतनी ही न्यूज़ थी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, और हम आज चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। जो भी प्रश्न है इनका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। निम्न में से कौन कोर सेक्टर उद्योग नहीं है? कोयला, विद्युत, उर्वरक या रक्षा। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सभी सिविल सेवकों, किसी रक्षा पद पर नियुक्त सिविल व्यक्ति से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है। इसका कार्यक्षेत्र रक्षा बलों, सुप्रीम कोर्ट एवं संसद के स्टाफ पर नहीं लागू होता है। यह सिविल प्रोसीजर कोड से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके निर्णय के खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथन में से कौन से सत्य हैं? केवल 1, केवल 4, 1, 2 व 3, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको जीआई टैग नहीं प्राप्त है? मणिपुर ब्लैक राइस, उत्तर प्रदेश जैगरी यानी उत्तर प्रदेश का गुड़, दार्जिलिंग टी, गोरखपुर टेराकोटा यानी गोरखपुर में मिट्टी के पकी जो निर्माण विधियाँ रहती हैं। तो ये था जो है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किस देश की सीमा ओमान से स्पर्श नहीं करती है? सऊदी अरब, यमन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये था आज का डिस्कशन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरे यूपीएससी मैनिया की टीम की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।